हेलो विद्यार्थियों, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जाता है। हम ऐसा नहीं करते कि 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद आपसे पैसे मांगना स्टार्ट कर दें। हमारे लिए फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री है। आपको सभी क्लास का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सभी वीडियो बिल्कुल निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर उपलब्ध होंगे। चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं कि अपने वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में। अब अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में हम देखने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है और ये कहां की अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं रूस की अर्थव्यवस्था के बारे में, क्योंकि हमने इसके पहले रूसी क्रांति और रूसी साम्राज्य के बारे में जान लिया था पिछले वीडियो के अंदर। तो अब इस वीडियो में हम रूस की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में जाने। तो अब रूस के समाज में अगर हम जनता के बारे में बात करें कि जो टोटल जनता है रूस की, उसका 85% जनता जो है वो किस में लगी हुई है? खेती बाड़ी के काम में लगी हुई है। अगर हम इसके उलट यूरोप के दूसरे देशों में देखें, जर्मनी और फ्रांस वगैरह में, तो यहां पर केवल 40 से 50% जनता ही किस में लगी हुई है? आपकी खेती बाड़ी के काम में लगी हुई है। बाकी सारी जनता कुछ उद्योग में या नौकरी में। लेकिन यहां आप देख पा रहे हैं कि 15% जनता ही कहां लगी है? आपकी उद्योगों में या नौकरी के अंदर काम कर रही है, या नौकरी कर रही है, या उद्योग बना रहे हैं। ठीक, लेकिन और 85% क्या कर रही है? खेती। तो खेती के पीछे मकसद क्या होगा? खेती 2 कारण से की जा रही थी कि अपनी जरूरत के सामान को पूरा कर लेना, क्योंकि उसी से क्या होगा कि फिर आपको नकदी या जो भी कमाई होगी वो खेती से होगी। तो फिर आप बाजार के लिए भी खेती कर रहे थे ताकि आपका सामान बाजार में बिके और कुछ पैसा मिलना स्टार्ट हो। जब इतनी बड़ी जनसंख्या आपकी खेती में लगी हुई है तो आपके यहां अनाज क्या होंगे? ज्यादा पैदा होंगे। जब ज्यादा पैदा होंगे तो आपका देश कैसा हो जाएगा? निर्यातक। तो रूस क्या हो गया था उस टाइम पर? अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश हुआ करता था। यह बात समझ में आई कि जनता जब ज्यादा खेती करेगी तो खेती के पीछे कारण क्या? खुद की जरूरतें हैं। खुद की जरूरतों के अलावा कुछ आ जाएगा तो हम बाजार में बेचेंगे, पैसा मिल जाएगा। अब पैसा मिल जाएगा तो व्यापारी खरीदेंगे, तो जब अनाज ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा? अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। तो रूस कैसा बन गया? अनाज का निर्यातक देश बन जाता है। अब देखते हैं कि भाई उद्योगों के अंदर स्थिति क्या थी इनकी। तो रूस की जो उद्योगों के अंदर स्थिति थी, पूरे यूरोप में औद्योगिकीकरण का दौर आ चुका था, लेकिन रूस के अंदर स्थिति यह थी कि उद्योग क्या थे? बहुत कम थे, या औद्योगिक क्षेत्र ही कम थे तो उद्योग तो कम होंगे। खास तौर से केवल 2 शहर, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये इनके औद्योगिक क्षेत्र थे। यहां पर आपको क्या होगा? उद्योग देखने को मिलेंगे। ये औद्योगिक क्षेत्र थे, इनके अलावा उद्योग नहीं थे। तो यहां पर जो उत्पादन था वो किससे ज्यादा हो रहा था? औद्योगिक उत्पादन या जो मशीनरी वाला उत्पादन, तो वो किससे हो रहा था? कारीगरों की वर्कशॉप में ये उत्पादन ज्यादा होता था। हालांकि इन वर्कशॉप के साथ साथ बड़ी मात्रा में बड़े बड़े कल कारखाने भी स्थापित थे, लेकिन उत्पादन अभी भी कौन कर रहा था? कारीगर की वर्कशॉप। अब कारीगर कौन कहलाते हैं? छोटे छोटे तो ना मिस्त्री लोग अपनी एक यूनिट डाल लेते हैं कि उनके 5-7 लोग मिलकर और उनने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी कल कारखाने कारीगरों की वर्कशॉप की संख्या ज्यादा थी और यहीं पर क्या हो रहा था? उत्पादन ज्यादा था। कारखानों में उत्पादन कम था, क्योंकि कारखानों की संख्या भी सीमित देखने को मिल रही थी। अब कारखाने क्या है? रूस में जो कारखाने हैं वो 1890 के दशक से चालू हो गए थे। और इसी दौरान क्या हुआ था? इसी दौरान रेलवे का या रेल नेटवर्क का विस्तार बहुत तेजी से कर दिया था। रेलवे विस्तार क्यों करते हैं? रेलवे विस्तार के पीछे 2 कारण होते हैं किसी भी देश में रेलवे विस्तार करते हैं। एक तो व्यक्तियों की आवाजाही आसान हो, और दूसरा क्या हो? हम माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। क्योंकि अगर आपके यहाँ पानी वाली व्यवस्था नहीं है, मतलब सड़कों पे क्या है? महंगा पड़ता है। ट्रेन पर क्या है? थोड़ा सड़कों के कंपेरिजन में सस्ता पड़ता है। तो आवाजाही, यातायात प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए रेलवे नेटवर्क बढ़ाया जाता है। जितना अच्छा रेलवे नेटवर्क होगा, हम सामान और यात्रियों को उतना एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इनने क्या किया? उसी समय रेलवे नेटवर्क का खूब विस्तार कर दिया। अब जब ये सब कुछ होने लगा तो क्या हुआ? रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश क्या हुआ? बढ़ने लगा। विदेशी निवेश क्या हुआ? एकदम से बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब विदेशी निवेश क्यों बढ़ा? चूंकि यहां पर उद्योग पिछड़े हुए थे, उद्योग बढ़ रहे थे, तो लोगों ने पैसा डालना यहां स्टार्ट किया। यहां पर उद्योग क्या हुए? बढ़ना स्टार्ट हुए। तो अब विदेशी निवेश से प्रभाव क्या हुआ कि आप देखेंगे कि रूस के अंदर क्या हुआ? कोयला उत्पादन जो पहले कम हो रहा था, तो उससे कितना हो गया? दुगना। मान लो 100 क्विंटल कोयला ये निकालते थे एक दिन में, तो अब कितना निकालने लगे? 200 क्विंटल कोयला निकालने लगे। मतलब कोयला उत्पादन कितना हो गया? दुगना। स्टील उत्पादन में तो ताज्जुब भी हो गया। कितना हो गया? 4 गुना उत्पादन आपको देखने को मिला। मान लो 1 क्विंटल दिन भर में स्टील बनाते थे, तो अब कितना हो गया? 4 क्विंटल स्टील बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। 4 गुना प्रभाव हमें देखने को मिले। 1900 तक कुछ इलाकों में यह स्थिति हो गई कि कारीगर और मजदूर
की संख्या लगभग बराबर हो गई, मतलब मजदूर कारीगर बनने लगे और इनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में ज्यादा बढ़ने लगी। मजदूर कारीगर बनने लगे तो अब कारीगरों की संख्या मजदूरों की संख्या क्या हो गई, बिल्कुल बराबर, तराजू के दोनों पल्ले जैसे बिल्कुल लगभग बराबर, कुछ इलाकों में ये बराबर हमको देखने को मिली। ठीक, अब क्या हुआ कि यार जो कारखाने थे वो कारखाने किसके थे, तो जो ये कारखाने हुआ करते थे ये उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। और हमने समाजवाद में देखा हुआ है कि पूंजी पर अधिकार पूंजीपति का होता है और पूंजीपति मेहनत से, किसकी मेहनत से पैसा कमाता है, मजदूर की मेहनत से पैसा कमाता है। तो कारखाने पूरे उद्योगपतियों के हुआ करते थे। तो अब समस्या क्या थी कि कारखाने तो यहां पर कम थे और ज्यादा क्या थी, जो वर्कशॉप थी कारीगरों की वो ज्यादा हुआ करती थी। तो सरकार को, चूंकि सरकार को ये चिंता हुई कि ऐसा ना हो कि मजदूरों का शोषण स्टार्ट हो जाए, तो सरकार ने एक व्यक्ति अपॉइंट किया जिसको कहते हैं, एक पोस्ट बनाई जिसको कहते हैं फैक्ट्री इंस्पेक्टर। ये सरकार के द्वारा नियुक्त की गई। ये किस लिए नियुक्त की गई है, ताकि कारखानों के अंदर मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और उनके काम के घंटे निश्चित रहें। इसके लिए ये सारी चीजें बनाई गई थी यहां पर। तो कारखानों में क्या था कि न्यूनतम वेतन इनका फिक्स था और काम के घंटे 10 से 12 घंटे इनके हुआ करते थे। ये इनकी पाली थी, ये शिफ्ट था। लेकिन ये सरकारी इंस्पेक्टर होने के बाद भी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर होने के बाद भी इन नियमों को ताक पर रखा गया, इन नियमों का उल्लंघन किया गया, खुलेआम उल्लंघन हो रहा था और ये भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो बात आती है कि यार ये उल्लंघन कहां हो रहा था, कारखानों में तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम न्यूनतम वेतन दे रहे हैं, काम के घंटे भी हमने फिक्स कर दिए 10 से 12 घंटे। तो ये उल्लंघन कहां हो रहा था, कारीगरों की इकाइयों में खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा था। कैसा कि वेतन भी कम मिल रहा था और आपको पैसा कितना, आपको समय कितना देना पड़ रहा था, 15 घंटे का समय आपको देना पड़ रहा था। आपकी शिफ्ट, एक शिफ्ट मान लो सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुई तो 8 से 8 12 घंटे और 3 और, तो 8 3 11, मतलब सुबह 8 बजे गए तो रात को 11 बजे आपकी छुट्टी हो रही, 15 घंटे आपको काम करना पड़ रहा है। ठीक, तो इतनी बड़ी शिफ्ट यहां पर होना स्टार्ट हो गई। तो ये उल्लंघन यहां पर खुले तौर पर देखने को मिल रहा था। तो अब ऐसा क्या हुआ, तो इससे मजदूर परेशान होंगे, तो मजदूरों में जो अंतर था वो आपको उस टाइम पर, चूंकि औद्योगिकरण का दौर आया तो मजदूर में ऐसा क्यों हो रहा था, तो ये अंतर आपको खुले तौर पर देखने को मिलेगा। मजदूरों में विभेद कैसे थे, तो मजदूरों में अंतर के 3 आप कारण देखेंगे, सामाजिक स्तर पर, योग्यता और दक्षता के स्तर पर और महिला मजदूर। ये 3 प्रकार से हम इनको देखेंगे। सबसे पहले देखें सामाजिक स्तर पर, तो कुछ मजदूर अपने मूल गांव से जुड़े हुए थे, वो उससे ही जुड़े रहना चाहते थे, और कुछ मजदूर क्या हो गए, स्थायी रूप से शहरों में उनने निवास कर लिया, तो वो शहरों की तरफ आना चाहते थे या शहरों में रहने लगे। तो ये बेसिक अंतर क्या हो गया, शहरी मजदूर और ग्रामीण मजदूर, जो महीने में 2-3 दिन के लिए अपने गांव जाता है या 4 महीने में गांव जाता है, वो गांव से जुड़े हुए थे, तो ये ग्रामीण मजदूर हो गए, और जो शहरों में परमानेंट रह गए वो शहरी मजदूर हो गए। तो एक अंतर तो ये देखने को आया। दूसरा था योग्यता और दक्षता के आधार पर। तो कुछ फैक्ट्रियां ऐसी भी थी जिनको धातु कर्मी फैक्ट्रियां, जहां पर धातुओं का काम हुआ करता था, तो वहां पर जो मजदूर थे उनको क्या कहते हैं, धातु कर्मी मजदूर कहते हैं। तो अब ये धातु कर्मी मजदूर क्या करने लगे, तो धातु कर्मी मजदूर अपने आप को साहब समझते थे, बोले हम तो बस साहब है। क्यों, इसके पीछे कारण क्या था कि उनका प्रशिक्षण ज्यादा था और उनकी उसमें निपुणता की ज्यादा जरूरत थी। और बाकी के अन्य मजदूर हुआ करते थे साधारण, धातु मजदूर और बाकी मजदूर, ऐसे बटा हुआ था। धातु मजदूर क्या सोच रहे थे कि चूंकि हमको ट्रेनिंग ज्यादा दी गई, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग ज्यादा दी गई, हमारा प्रशिक्षण ज्यादा हुआ है, तो हम आपसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और जब धातु की फैक्ट्री में काम करना है तो आपको निपुण भी होना जरूरी है, तो निपुणता की भी आवश्यकता थी। इनके अलावा बाकी के दूसरे मजदूर, तो ये ऐसे बटे हुए थे। महिला मजदूर जो थी, तो आप देखेंगे उस टाइम तक कारखानों में महिला मजदूरों की संख्या कितनी हो गई थी, 31% तक देखने को मिल रही थी, मतलब 1/3 के आसपास ये पहुंच गया था, 1/3 मजदूर थे। लेकिन इनको वेतन कितना था, मजदूरों की तुलना में आधा या 3/4, मतलब मजदूर को अगर 100 रुपए दिए जा रहे थे उस टाइम पर पुरुष मजदूर को, तो महिला को कितने दे रहे थे, 50 या इससे भी कम, 3/4 पैसा दिया जा रहा था। ठीक, तो यहां पर यह देखने को मिल रहा था कि आधा या 3/4 पैसा यहां पर दिया जा रहा है, 50 या थोड़ा बहुत उससे ज्यादा कम ये रुपए वहां दे रहे थे। मजदूरों को स्पष्ट रूप से उनके पहनावे और उनके व्यवहार से पहचाना जा सकता था। तो ये मजदूरों में विभेद देखे गए, लेकिन इन विभेदों के बाद भी मजदूरों में संगठन बनाए गए, और ये संगठन क्या करते थे, मजदूरों की मांगों की पूर्ति करने के लिए, मजदूरों के साथ अन्याय ना हो उनके लिए क्या कर रहे थे, ये कभी कभी हड़ताल और ये सारी बातें किया करते थे। तो ये समझ गए कि अंतर क्या क्या है, सामाजिक स्तर पर, योग्यताओं के स्तर पर, दक्षता के स्तर पर और महिला मजदूर। लेकिन इसके बाद भी, इनमें इतने अंतर होने के बाद भी इनके संगठन हमें देखने में आए। कैसे, अब ये मजदूर संगठन बने
किसके बाद भी, इतने विभेद होने के बाद भी। तो ये क्या करते थे, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के कारण मजदूर संगठन बनाए गए थे। क्लियर। अब संगठनों की संख्या तो बहुत कम थी लेकिन ये संगठित थे। तो इनका काम क्या था कि ये क्या होते थे, एकजुट हो जाया करते थे और एकजुट होकर हड़ताल कर दिया करते थे। हड़ताल के पीछे कारण क्या था, किसी मजदूर को नौकरी से निकाल देना या मालिकों के खिलाफ कोई शिकायत होना। तो इस कारण से वो उसको क्या करते थे, उसको हड़ताल कर दिया करते थे। और ऐसी हड़तालों की संख्या 1896-97 तक आपको कपड़ा उद्योगों में बहुत देखने को मिलेगी और 1902 के आसपास आपको धातु उद्योगों के अंदर बहुत देखने को मिलेगी। ठीक। तो ये हड़तालें होती थी। आपने अगर नौकरी से निकाला तो मजदूर अपने संगठन में गए, उनने हड़ताल कर दी, जाम कर दिया, बोले काम नहीं करेंगे। हड़ताल का मतलब क्या है, काम नहीं करेंगे, वहां खड़े रहेंगे बस। तो हड़तालें ये करना उनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया। आप कैसे देख रहे हैं, इतनी भिन्नता थी दक्षता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, सामाजिक स्तर के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर, उसके बाद भी, और संगठन भी कम थे तब भी ये क्या कर रहे थे कि अगर कोई किसी मजदूर को नौकरी से निकाल रहे हैं या कोई मालिक इनके खिलाफ कोई अत्याचार कर रहा है, वो कुछ गलत कर रहा है, तो फिर ये लोग इकट्ठे होकर हड़ताल कर दिया करती थी। और ऐसी हड़तालें 2-3 टाइम पर बहुत देखने को मिली, धातु उद्योगों में और कपड़ा उद्योगों में। ठीक। अब क्या आती है, बात आती है कि भाई अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या सिस्टम था, गांव में भी तो लोग रहते होंगे, क्योंकि मजदूर जो है वो गरीब वर्ग है, तो गांव के अंदर भी गरीब वर्ग होगा। तो गांव के अंदर जो गरीब वर्ग था वो क्या था, आपका किसान वर्ग आपको देखने को मिल रहा था। गांव में कौन रहेगा ज्यादातर, किसान। किसान क्या थे, खेती किया करते थे और बड़े धार्मिक स्वभाव के थे, पवित्र स्वभाव के हुआ करते थे। और यही गांव में एक कुछ और लोग रहा करते थे जिनको आप कहते हैं सामंत, राजशाही या ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स आपने देखा था, एक क्रिश्चियनिटी की एक शाखा हमने देखी हुई थी। तो ये लोग वहां रहा करते थे। तो अब बड़ी बड़ी संपत्तियों पर तो अधिकार किसका दे दिया गया, बड़ी संपत्तियों पर अधिकार हो गया इनका, सामंतों का, राजशाहियों का और ऑर्थोडॉक्स का। ये विशाल संपत्ति, बड़ी संपत्तियों पर, बाकी छोटे छोटे खेतों पर किसानों का था, अपनी पूजा पाठ करते थे, खेती पाती करते थे। अब ये लोग क्या थे कि सामंत और जो नवाब थे, किसान इनका कोई सम्मान नहीं करते थे, बोले भाड़ में जाए, बोले ऐसे कोई। तो ये लोग अपना रौब कैसे जमा रहे थे, ये जार की चापलूसी करते थे, जार की चमचागिरी में लगे थे, जार के लिए निष्ठा दिखा रहे थे। तो अब भाई किसी बड़े व्यक्ति की सेवा में आप ज्यादा लगे रहोगे तो वो आपको आशीर्वाद दे देगा। तो इन लोग को जो संपत्ति मिली हुई थी, ये जो सत्ता मिली हुई थी, वो किस कारण से मिली थी, जार के प्रति निष्ठा के कारण मिली थी। किसानों में इनका कोई सम्मान नहीं था, किसान कोई इज्जत नहीं करते थे, इनकी थैंगे पर रखते थे इनको। तो इनको कैसे, इनको संपत्ति, ये ताकत कैसे मिली थी, जार मतलब कौन, रूस का शासक, उसके लिए ये निष्ठा और अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस कारण से इनको संपत्ति मिली हुई थी, प्रॉपर्टी मिली हुई थी, ताकत मिली हुई थी गांव वाले एरिया में। तो किसान क्या है, खेती कर रहे हैं, सामाजिक मतलब धार्मिक स्वभाव के हैं, और जो बड़ी संपत्तियां हैं वो सामंतों की, राजशाहों की और ऑर्थोडॉक्स की हैं। और इनके लिए किसान कोई सम्मान जैसी स्थिति नहीं रखते थे। अब उस टाइम पर हम देखें, यूरोप में 2 प्रकार के किसानों की हम तुलना करते हैं, एक रूसी किसान की और एक रूसी किसान की तुलना में फ्रांस किसान की। तो रूसी किसान जो है वो आपको थोड़ा सा अलग स्वभाव के देखने को मिलेंगे। फ्रांस के किसान क्या थे, नवाबों का सम्मान भी कर रहे थे और नवाबों के लिए लड़ाइयां भी लड़ रहे थे। लेकिन रूसी किसान को अगर आप देखें तो रूसी किसान अपने नवाबों का कोई सम्मान नहीं करते थे, अपने सामंतों का कोई सम्मान नहीं करते थे, बल्कि इनका तो कहना था कि इनसे जमीन छीनकर किसानों में बांट देना चाहिए, ये कहा करते थे। और कभी कभी लगान भी नहीं चुकाते थे, है ना। इनका कभी कभी दिमाग गड़बड़ हो जाता था कि लगान भी नहीं चुकाना है ना, तो लगान भी नहीं चुकाते थे, चुकाते लिखा हुआ है, तो लगान भी नहीं चुकाते थे। और उनके जमींदारों के खिलाफ इनने कई बार विद्रोह किया और जमींदारों की हत्याएं भी करी। ऐसी हत्याएं यूरोप में रूस में आपको 2 बार देखने को मिलेगी। 1902 में दक्षिणी रूस में ये हत्याएं स्टार्ट होती हैं और 1905 में पूरे रूस में जमींदारों की या सामंतों की हत्याएं धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब बेसिक अंतर क्या देखा आपने, बेसिक अंतर ये देखा कि भाई फ्रांस का किसान तो अपने नवाब की सेवा में लगा था, उसके लिए सम्मान कर रहा था और उसके लिए लड़ाइयां भी लड़ी थी। लेकिन उसके अपोजिट में रूस का किसान ना तो अपने नवाब का सम्मान करता था और ना ही वो उनको कोई इज्जत देता था। उनका कहना था कि अपने सामंतों की जमीन छीनकर किसानों में बांट देना चाहिए। और उनका कभी कभी दिमाग खराब हुआ तो वो लगान भी नहीं चुकाते थे और बदले में क्या होता था, जमींदारों की हत्याएं भी हो जाया करती थी, इनको कत्ल भी करते थे, मारते भी थे। ठीक। और ऐसी हत्याओं का दौर 1902 में दक्षिणी रूस में देखने को मिला और फिर 2-3 साल बाद पूरे रूस में जमींदारों की हत्याएं धीरे धीरे होने लगी। तो ये बात समझ गए कि भाई फ्रांस का किसान कैसा है, रूसी किसान थोड़ी अलग स्वभाव का था, उन्हें सामंतों आमंतों की कोई खास इज्जत विज्जत नहीं थी। और एक और यहां पर एक अलग कंसेप्ट देखने को मिला कि रूस में किसान अपनी क्या करते थे, सारी जमीन को किसको दे दिया करते थे, कम्यून या मीर को।
उसको दे दिया करते थे पूरी जमीन, समय समय पर कभी कभी पूरी जमीन उसको देते थे। और फिर वो कम्युन या मीर ही क्या करेगा, वो जमीन को किसानों में आपस में बांटेगा उनकी पारिवारिक जरूरत के हिसाब से, किस परिवार को कितनी जरूरत है उस हिसाब से जमीन बांटी जाएगी। तो ये एक अनोखा एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल रहा था, जो आपको और दुनिया के दूसरे देशों में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि किसान अपनी जमीन एक व्यक्ति को देंगे, फिर वो व्यक्ति पूरे गांव में जमीन है उनकी जरूरत के हिसाब से बांटेगा। तो ये व्यवस्था यहां पर, ये इनकी सामाजिक व्यवस्था देखने को मिली। तो हमने देखा यहां पर मजदूरों को देखा, हमने किसानों को देखा, हमने उद्योग देखे कि कैसे कैसे यहां पर सिस्टम चला था। तो ये हमने इनकी अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में जाना हुआ था। ठीक, तो यहां तक की बात कि हम यहां पर ये आप इनका समाज और अर्थव्यवस्था वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। आपको ये पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए या ये वीडियो लेक्चर्स प्राप्त करने के लिए करना क्या है, आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन हिंदी को सब्सक्राइब करना है, चैनल्स सेशंस को लाइक करना है, और जो भी सेशंस हैं, जो वीडियो आते हैं, इनको अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में शेयर करें और कमेंट भी करें। और आपको कैसा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कर भी बताएं। ठीक है, थैंक यू।